हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। बोर्ड के एग्जाम बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं और आपकी सुस्ती बढ़ती जा रही है। उल्टा काम हो रहा है। स्टूडेंट्स अलर्ट हो जाइए। बोर्ड की आवाज़ सुन रहे हैं, बहुत नज़दीक आ रहे हैं। रोज़ाना गाइडलाइन आ रही है सरकार की ओर से कि कितना रिड्यूस हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। रोज़ाना बोर्ड में काम चल रहा है। ये मत समझिए कि बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं होंगे, या होंगे तो कैसे होंगे स्टूडेंट। बिल्कुल वही पैटर्न होगा। सिर्फ इतना हो सकता है स्टूडेंट्स, आपको इतनी छूट दी जा सकती है कि आपका कोर्स कम किया जा सकता है। इसके अलावा ना तो पेपर में कोई पैटर्न होगा, ना नंबर देने में कोई ढिलाई होगी। बिल्कुल यूजुअल तरीके से ही स्टूडेंट्स आपको मार्क्स दिए जाएंगे, उसी तरह से कॉपी चेक होगी, उसी तरीके से स्टूडेंट्स आपकी बोर्ड की कॉपी चेक होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए ये जो अध्यारोपण एक नया चैप्टर हम स्टार्ट हो गया है, पार्ट 2। फिजिक्स पार्ट 2 है स्टूडेंट्स। ये फिजिक्स फिजिक्स भाग हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। ये फिजिक्स पार्ट 2 जहां से छुटा हुआ था स्टूडेंट, उससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। व्यतिकरण जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे अच्छी तरह समझने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट इसे अध्यारोपण का सिद्धांत समझना होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट। अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपर इम्पोज बोलते हैं इसे स्टूडेंट्स इंग्लिश में। तो देखिए क्या होता है स्टूडेंट, देखिए तरंग क्या है स्टूडेंट्स। मैं बोल रहा हूं तो वायु के कणों में हलचल होगी। एक आदमी इधर से बोला, उसकी ध्वनि से भी वायु में हलचल होगी। इस इधर से कोई आदमी बोला, इधर से भी। तो सबकी ध्वनि से किसी कण पर जब प्रभावी होगी तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, देखिए बहुत ध्यान से स्टूडेंट समझना। ये लीजिए स्टूडेंट, ये कोई वायु माध्यम का कण है। एक तरंग आई, ये लीजिए ये तरंग आई स्टूडेंट्स। इस तरंग के कारण इसमें विस्थापन कितना हुआ, y1। ऐसी ये तरंग आई स्टूडेंट्स, इसके कारण इसमें विस्थापन कितना हुआ, इधर की ओर हुआ है, y2। ऐसे कोई भी कण, ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये आई ऐसे कण, ठीक है, इसने करा ऐसे, ठीक, ये लीजिए। तो इसमें परिणामी विस्थापन, ये सभी तरंग एक साथ अध्यारोपित होते। अध्यारोपण का मतलब एक साथ उस पर सुपर इम्पोज होना, यानी कि एक साथ उस पर प्रभाव डालना। इसे बोलते हैं अध्यारोपण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सुपर इम्पोज। तो उसका परिणामी विस्थापन होगा, परिणामी प्रभाव क्या होगा, इनके वेक्टर योग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, वेक्टर योग के बराबर होगा। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। मैं लिख भी देता हूं स्टूडेंट्स, लेकिन क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हमें इसका बैकग्राउंड जरूर चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम वेव के बारे में पढ़ेंगे, वो प्रकाश तरंग हो। तो यहां पर हम प्रकाश पढ़े तो हम प्रकाश तरंगों की ही बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक, तो देखिए जब दो या दो से अधिक, जब, बल्कि ये लिखिए स्टूडेंट्स, जब समान आवर्ती की, जब समान आवर्ती की तरंगे एक साथ माध्यम के किसी कण पर माध्यम के किसी कण पर एक साथ अध्यारोपित होती है, किसी कण पर एक साथ, मैंने पहले माध्यम के किसी कण पर अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित मतलब मिलना, अध्यारोपित होती है, तब माध्यम के कण का परिणामी विस्थापन माध्यम के कण का परिणामी विस्थापन अलग अलग तरंगों द्वारा, अलग अलग
तरंगों द्वारा हुए विस्थापनों के वेक्टर योग के बराबर होता है। वेक्टर योग के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात परिणामी विस्थापन बस ऐसे चित्र बनाए स्टूडेंट्स और आपने ऐसे लिख दिया। तो परिणामी विस्थापन क्या हो स्टूडेंट्स, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 सो ऑन कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे करके ये ही स्टूडेंट्स क्या है, परिणामी विस्थापन है। इनका हम आगे यूज करेंगे। तो अध्यारोपण का सिद्धांत समझ गए स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई सी वो तरंग ध्वनि तरंग भी हो सकती है, प्रकाश तरंग भी हो सकती है। सभी तरंगों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत एक तरह से ही लागू होता है। तो हम यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है, ध्वनि नहीं है, क्या है, प्रकाश। जब प्रकाश की तरंगे एक साथ मिलकर किसी बिंदु पर मिलती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि एक तरंग द्वारा विस्थापन इतना, दूसरे द्वारा इतना, तो उनका परिणामी विस्थापन इसके बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। वैतीकरण से आप क्या समझते हैं, वैतीकरण है क्या, जिसे हम इंग्लिश में इंटरफेरेंस बोलते हैं। बहुत ध्यान से सुनना है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए एक लाउड स्पीकर ये है, यहां समझ लीजिए, फिर मैं आपको लिखता हूं। एक लाउड स्पीकर ये है, ठीक है, यहां से ध्वनि निकल रही है। एक लाउड स्पीकर ये है, ठीक है, यहां से ध्वनि निकल रही है, कुछ भी निकल रही है, तरंगे निकल रही है। ठीक है, इसे आप टॉर्च भी मान सकते हो, ध्वनि भी मान सकते हो, किसी प्रकार की मान सकते हो स्टूडेंट्स। लाउड स्पीकर होगा तो ध्वनि निकलेंगी, टॉर्च होगा तो लाइट होगी। क्लियर बात है स्टूडेंट्स। अब देखिए, ये जो यहाँ से इसमें तरंगे निकल रही है, ये जो इसमें तरंगे निकल रही है, समान आवर्ती की होनी चाहिए। नंबर 1, समान आवर्ती। अगर ये भी 500 है तो ये भी 500 होनी चाहिए। जब एक साथ चलती है, ठीक है, एक साथ चल रही है ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे चल रही है एक साथ और एक ही दिशा में चल रही है, तब माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता का मान अलग अलग होता है। कहीं पे कम होता है, कहीं पे ज्यादा होता है। प्रकाश की इस घटना को वैतीकरण कहते हैं। और समझिए स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर, यानी कि जो आवर्ती तो समान है स्टूडेंट्स, आवर्ती का मतलब स्टूडेंट्स ये लीजिए, यानी कि ये ऐसे चल रही है ना, ऐसे, तो ये भी ऐसे चलेगी, यानी कि एक सेकंड में उतने ही चक्कर लगाएगी। यदि इसकी इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता I1, जिसे हम तीव्रता कहते हैं स्टूडेंट्स, इसकी तीव्रता कितनी है, 10 है, और इसकी तीव्रता कितनी है स्टूडेंट्स, 5। ठीक है, तो कहता है कि माध्यम के किसी बिंदु पर परिणामी तरंग की तीव्रता का मान अलग अलग होता है, जो कि कितना हो सकता है, इनके योग से भिन्न होता है। यानी 10 और 5 15, 15 नहीं होगा, 15 से या तो कम होगा या ज्यादा होगा। बहुत ध्यान समझे स्टूडेंट्स, या तो क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। बहुत स्पष्ट सी बात है। अब मान लीजिए ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितना हुआ, मान लिया 8 हुआ, तो 10 और 5 15 योग, तो 15 से यहाँ कम है, तो यहाँ पर जो वैतीकरण होगा उसकी तीव्रता, वैतीकरण के कारण यहाँ पर परिणामी तरंग की तीव्रता का मान कम होगा। ठीक है, और मान लिया यहाँ पर कितना है स्टूडेंट्स, 10 और 5 15, इससे ज्यादा, यहाँ पर मान लिया 20 हुआ, तो ये इस घटना को क्या बोलते हैं, वैतीकरण कहते हैं। तो ठीक आ गया स्टूडेंट समझ में। तो वैतीकरण भी क्या हुआ, 2 प्रकार का हुआ। एक तो वो जहां उसके योग से अधिक होता है, इसे बोलते हैं समपोषी वैतीकरण। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, समपोषी वैतीकरण। और इसे क्या बोलते हैं, विनाशी वैतीकरण। विनाशी वैतीकरण। कितनी क्लियर सी बात है स्टूडेंट। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए, जब समान आवर्ती की
दो तरंगे, केवल दो तरंगे, एक या एक से अधिक नहीं स्टूडेंट, दो तरंगे, केवल दो तरंगे, जब समान आवर्ती की दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर किसी माध्यम के बिंदुओं पर अध्यारोपित होती है, तब माध्यम के अलग अलग बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का मान अलग अलग होता है, जो कि उनके योग से भिन्न होता है। यानी कि कहीं पर उनके योग से बराबर बराबर नहीं हो सकता, या तो अधिक या कम। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। जहां उनके योग से अधिक होता है उसे बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण, जहां उनके योग से कम होता है उसे कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है। तो कितनी शर्तें होनी चाहिए अब इसके व्यतिकरण की शर्तों के व्यतिकरण होने के लिए क्या करना है? यानी कि उनकी समान आवर्ती होनी चाहिए, दोनों तरंगे एक ही दिशा में चलनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट? तो ये हम बाद में लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या समझ ले, व्यतिकरण यानी तीव्रता से संबंधित है। तो हम पहले स्टूडेंट्स क्या लिख देते हैं, इसकी परिभाषा लिख देते हैं, व्यतिकरण की परिभाषा। देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए, जब, बहुत आराम से स्टूडेंट, जब समान आवर्ती की दो तरंगे ना, जब समान आवर्ती की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में, तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलकर, एक ही दिशा में चलकर माध्यम के बिंदुओं पर अध्यारोपित होती है, माध्यम के बिंदुओं पर अध्यारोपित होती है, तब माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर, माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का मान, परिणामी तीव्रता का मान परिणामी तीव्रता का मान भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जो कि दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से भिन्न होता है, जो कि दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है, कि तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है, यानी अलग होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, भिन्न होती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण कहते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, अब व्यतिकरण कितने प्रकार से होते हैं, या व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का मैं लिख देता हूं स्टूडेंट्स। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। शानदार नोट्स बनाइए स्टूडेंट्स, शानदार नंबर प्राप्त करने के।
नंबर एक क्या स्टूडेंट्स, जहां पर दोनों तरंगों की तीव्रता, परिणामी तीव्रता का मान योग से अधिक होता है, ठीक है ना, योग से भिन्न होता है, या तो बराबर होगा या सॉरी या तो अधिक होगा या कम होगा। तो लिखो यदि, देखना स्टूडेंट्स, परिणामी यदि परिणामी तरंग की तीव्रता, या परिणामी तीव्रता कह लीजिए, परिणामी तरंग की तीव्रता का मान दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से अधिक है, दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से अधिक है, योग से अधिक है, तब समपोषी व्यतिकरण होता है। समपोषी देख लो, लिखना स्टूडेंट, समपोषी व्यतिकरण होता है। हो गया। अब नंबर 2 देख लीजिए फ्रेंड्स, जैसे यदि परिणामी तरंग की तीव्रता का मान दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से कम होता है, दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से कम होता है, ये देखो, से कम होता है, कम होता है, तब विनाशी व्यतिकरण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिए फ्रेंड्स, किस किस बात को अंडरलाइन कर लीजिए। एक तो ये यहां पर है अधिक और यहां पर है कम, ऐसे शब्दों को स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन। तो जब अधिक होता है समपोषी और जब कम होता है तब विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। ये देखो व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया स्टूडेंट, ठीक है। तो अब इसकी शर्तें लिखते हैं बहुत ध्यान से स्टूडेंट। तो हेडिंग डाल देते हैं व्यतिकरण की शर्तें, याद लीजिए व्यतिकरण की शर्तें। नंबर 1 देखिए कैसी शर्त है। नंबर 1 तो सीधी सी बात है, व्यतिकरण होने के लिए नंबर 1 तो दोनों तरंगों की आवर्ती समान होनी चाहिए। व्यतिकरण करने वाली दोनों तरंगे, ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, दोनों तरंगों की आवर्ती समान होनी चाहिए, दोनों तरंगों की आवर्ती समान होनी चाहिए। दो शर्तें लिखवाएगा स्टूडेंट, ठीक है। नंबर 2 यहां से स्टार्ट करता हूं जिससे मुझे स्पेस मिल जाए। पहला तो समझ गया दोनों आवर्ती होनी चाहिए, और दूसरा ये दोनों तरंगों का आयाम बराबर होना चाहिए। अगर बराबर भी ना हो, आदर्श स्थिति के लिए, आदर्श व्यतिकरण के लिए तो बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर भी ना हो तो उनमें डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। मैं दोनों बात लिखता है स्टूडेंट, ठीक है ना। आदर्श व्यतिकरण के लिए, आदर्श व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के आयाम, दोनों तरंगों के आयाम
बराबर होने चाहिए। आयाम बिल्कुल बराबर होने चाहिए। मैं बिल्कुल लैंग्वेज बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, ठीक है ना। अर्थात भाई आदर्श स्थिति तो स्टूडेंट्स प्राप्त नहीं की जा सकती। अर्थात दोनों तरंगों की दोनों अर्थात तरंगों, ये लिख लो, अर्थात दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। लगभग बराबर होने चाहिए। बराबर भी ना हो तो दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। अर्थात उन्हें बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया, बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब नंबर 3, भाई आदर्श इससे कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट। आदर्श व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के आयाम बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ठीक है ना। लेकिन आदर्श स्थिति को हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या है, अर्थात उनमें बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, उनके आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। ठीक है। एक चीज जो बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी स्टूडेंट्स वो लिखवाएगा कि व्यतिकरण की 2 शर्तें लिखिए, तो जो तीसरे नंबर का है उसे आप जरूर लिखेंगे। दोनों तरंगे कला संबद्ध होनी चाहिए। मैं देख लेता हूं स्टूडेंट नीचे आ रहा है या नहीं। आ रहा है, लेकिन दोनों तरंगे कला संबद्ध होनी चाहिए। संबद्ध, कला संबद्ध होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अर्थात दोनों तरंग, अर्थात किसी बिंदु पर दोनों तरंगों के बीच कलांतर, कला संबद्ध का मतलब क्या है, दोनों तरंगों के बीच कलांतर स्थिर रहना चाहिए। मैं देखता है स्टूडेंट्स, आ रहा है, कलांतर स्थिर होना चाहिए या नियत रहना चाहिए, लिख लो आप, कलांतर नियत रहना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पूरा क्वेश्चन व्यतिकरण की शर्तें आपने, ये कलांतर नियत रहना चाहिए, इनको आप एक बार समझ लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, ये तो आप लिख लेंगे, समझ लीजिए लास्ट पॉइंट को। देखिए स्टूडेंट्स, एक तरंग ये चली, एक ये तरंग चली। अगर ये दोनों तरंगे कला संबद्ध है तो मैं इस पॉइंट को लेता हूं। ठीक है, तो इसके यहां पर बीच, यहां पर जो कलांतर है वो निश्चित रहना चाहिए। ठीक है ना। जब यहां पर ये तरंग आई तो इसकी कला कितनी थी, मान लिया 90, और इसकी कला कितनी थी 60। जब ये यहां से गुजरी है, यहां पर अध्यारोपित हुई, तो कलांतर कितना हुआ 30। ठीक है, तो ये समय के साथ क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। यहाँ पर है ना, अब भी कितना है 30 है, थोड़ी देर बाद भी क्या है 30 है, कितनी देर बाद भी 30 ही रहना चाहिए, तब ये दोनों तरंगे क्या होंगी, कला संबद्ध होंगी। इसका मतलब ये है ना, अर्थात किसी बिंदु पर दोनों तरंगों के बीच कलांतर क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए, अर्थात वो समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है। तो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं ना, ये क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 3। मैं अलग से भी लिख देता हूं, कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं, कला तरंग नहीं कह रहे स्टूडेंट्स, कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्या दो स्वतंत्र स्रोत कला संबद्ध हो सकते हैं, कला संबद्ध
हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स इसका आंसर, वीडियो चल रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, कला संबद्ध स्रोत। ठीक, आप देखिए एक स्रोत ये है, चलो प्रकाश ही लेते हैं, ये मोमबत्ती जल रही है स्टूडेंट्स, ये ठीक है, एक मोमबत्ती ये स्टूडेंट्स स्वतंत्र है, एक मैंने एक मोमबत्ती यहाँ रख दी, एक मोमबत्ती यहाँ रख दी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्वतंत्र है, तरंगे इससे निकलेंगी और इससे निकलेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों, इनसे जो तरंग उत्पन्न होंगी, ये दोनों तरंगे कला संबद्ध नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो अगर यहाँ पर ये बिंदु लूं तो इसमें और इसमें यहाँ कलांतर समय के साथ नियत नहीं रहेगा। क्यों क्यों नहीं रहेगा स्टूडेंट्स? क्यों? क्योंकि देखिए प्रकाश किससे उत्पन्न होता है, बस इतने समझे, प्रकाश किससे होता है, जो इसके परमाणु है उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके एक स्थान से, एक कक्षा से जब दूसरी कक्षा में होते हैं तो वे प्रकाश उत्पन्न करते हैं। फिर समझ लीजिए इसे अच्छी तरह स्टूडेंट, ये लीजिए जो यहाँ पर इसका ये परमाणु है, जिस परमाणु से प्रकाश निकल रहा है, ये लीजिए, देखो स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये आगे मैं चैप्टर में पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा और अच्छी तरह समझिए। ये लीजिए, ये नाभिक है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, सॉरी ये नाभिक हो गया, ऐसे इसका परमाणु, ये लीजिए, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा है 5 जूल, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी 10 जूल, यहाँ पर उसकी 20 जूल। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो 10 की घात माइनस 8 सेकंड के बाद वापस यहाँ आएगा, यहाँ आ सकता है। तो आप बताइए स्टूडेंट, जब ये 20 से जब यहाँ है, जब तो इसकी ऊर्जा कितनी है 20, जब यहाँ पर यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ कितनी है 10, तो कितना हुआ अंतर दोनों का 10, तो 10 वो प्रकाश के रूप में निकालेगा। देखा स्टूडेंट्स, तो यानी कि जो यहां से प्रकाश निकालेगा वो कौन सी कक्षा में हुआ, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से दूसरी में संक्रमण से हुआ। अब इसमें जो प्रकाश उत्पन्न होता है ये स्टूडेंट्स देखो, ये मान लिया कितना, ये इसमें कितना है 6 है, इसमें कितना है कुछ भी 8 है, इसमें कितना है 10 है। माने यहां से जो उसी क्षण, जिस क्षण ये प्रकाश उत्पन्न हुआ उसी क्षण माने ये वाला इससे उत्पन्न हुआ, यहाँ पर ये 2 ही, तो यहाँ तो दोनों तरंगों की तीव्रता अलग अलग होगी। यहाँ कितनी तीव्रता 20 और 10, यहाँ 10, यहाँ दोनों की तरंग की तीव्रता कितनी है 8 में से 6 गए 2। ठीक है, तरंगों की तीव्रता अलग अलग है। ठीक, लेकिन ये जो प्रकाश उत्पन्न हुआ है स्टूडेंट्स, ये कौन सी कक्षा से हुआ है, तीसरी से दूसरी में, यहाँ पर दूसरी से पहली में, तो ये दोनों समान कला में नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट, पता नहीं जिस क्षण ये उत्सर्जित हुआ इसकी कला क्या है, और जब जिस क्षण से हुआ इसकी कला क्या है, ये निरंतर समय के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए ये दोनों तरंग स्रोत कला संबद्ध नहीं हो सकते, स्वतंत्र। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं, तो लिखिए, तो इसका आंसर लिखिए स्टूडेंट्स, कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कला संबद्ध, कला संबद्ध स्रोत, ठीक है, कला संबद्ध स्रोत देखो क्या कहते हैं, जिस स्रोत से, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, जिस स्रोत से उत्पन्न तरंगे कला संबद्ध होती है, कला संबद्ध होती है, अर्थात मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स, अर्थात माध्यम के किसी बिंदु पर, माध्यम के किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर दोनों तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ नियत रहता है, समय के साथ नियत रहता है।
ठीक, देख लीजिए ये स्रोत है स्टूडेंट्स, ये लीजिए एक ही स्रोत है, इससे एक तरंग ये निकली स्टूडेंट्स, एक तरंग ये निकली, ठीक है। तो ये इस पर जहां भी ये जाएंगे यहाँ पर है। अब यहाँ पर जब ये यहाँ से गुजरी स्टूडेंट, तो ये वाले यानी कि यहाँ कितना 60 है और यहाँ कितना स्टूडेंट्स 45 इसके तरफ। तो ये कितना अंतर हुआ इस बिंदु पर, 60 45 5 अंतर। तो हम समय के साथ 45 15 ही रहना चाहिए। मान लो जब यहाँ से गुजरी स्टूडेंट्स ये, तो यहाँ पर कितना ये 90 है और ये 30 है, तो कितना है 60। तो समय के साथ नियत रहना चाहिए। यदि इनमें ये क्वालिटी है दोनों तरंगों में, ठीक है, तो दोनों तरंगे कला संबद्ध कहलाएगी। और ये जिससे दोनों तरंगे उत्पन्न हो रही है उसे बोलेंगे कला संबद्ध स्रोत कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसका आंसर, तो क्या दो स्वतंत्र स्रोत कला संबद्ध हो सकते हैं? कला संबद्ध, ये संबद्ध छूट गया, ठीक है, नहीं हो सकते, क्योंकि तो लिख लीजिए सब दो स्वतंत्र स्रोत, वो प्रकाश स्रोत हो या ध्वनि स्रोत हो, तो दो स्वतंत्र स्रोत या मोमबत्ती, कुछ भी लिख सकते हैं, या बल्ब दो है ना, दो स्वतंत्र स्रोत या दो मोमबत्ती या दो बल्ब, स्वतंत्र बल्ब कभी भी कला संबद्ध नहीं हो सकते, कला संबद्ध नहीं हो सकते। क्योंकि मैं लिख भी देता हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि इनसे उत्पन्न तरंगों के बीच कलांतर नियत नहीं रहता, कलांतर समय के साथ नियत नहीं रहता। नहीं रहता, ये इसका एग्जाम्पल और बहुत आता है स्टूडेंट्स। ये छोटे छोटे क्वेश्चनों से स्टूडेंट्स आप मार्क खाते हैं, जिन्हें हम लॉजिकल क्वेश्चन कहते हैं। वो जो परमाणु के बारे में, उसके बारे में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ इतना ही अंतर है, क्योंकि ये हम आके जाके पढ़ेंगे कि ये प्रकाश उत्पन्न होता कैसे है, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरे में से तो प्रकाश नहीं निकल रहा, इस पेंसिल में तो प्रकाश नहीं निकल रहा, इस बल्ब में से प्रकाश क्यों निकल रहा है, या प्रकाश निकलता ही क्यों है, प्रकाश कहाँ से उत्सर्जित होता है, ये सब स्टूडेंट्स हम आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे, जब ये चीजें बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आएगी। इसलिए ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इतना ही लिखना काफी है और पूरे नंबर आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो इससे भी शानदार होने जा रही है, पूरे 5 नंबर की, पूरे 5 नंबर की स्टूडेंट, ठीक है। तो उस वीडियो का इंतजार कीजिए। कमिंग शोन नेक्स्ट वीडियो फॉर 5 नंबर्स, ओके स्टूडेंट्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। वो कई स्टूडेंट्स तो जैसे ही मैं वीडियो लोड करता हूँ तुरंत देखते हैं और तुरंत ही उनका मैसेज आता है। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वे स्टूडेंट्स मेरी हमेशा नज़रों में रहते हैं, मैं उनका रेस्पेक्ट करता हूँ, हमेशा उनके लिए, मेरे लिए वे बड़े क्या कहे आदरणीय हैं, मेरे लिए बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं। मैं हमेशा उन्हें याद रखता हूँ, मेरे उन्हें चेहरे, क्योंकि मैंने वे बच्चे सब देखे हुए हैं। बड़ा अच्छा लगता है स्टूडेंट्स जब मेरी वीडियो का कोई आता है, कोई टॉपिक भी छूट जाता है तो मुझे अलर्ट करते हैं, सर वो रहेगा, मुझे कैसे, मुझे ऐसी स्टूडेंट चाहिए। ऐसे डियर स्टूडेंट्स कोई भी है, आप है, सभी है, अगर ऐसे स्टूडेंट्स मेरे साथ रहेंगे तो अवश्य स्टूडेंट्स हम मिलजुल कर एक टीम की तरह काम करेंगे। और टीम वर्क जब होता है स्टूडेंट्स तो सफलता मिलती ही मिलती है स्टूडेंट्स। ना तो आप कुछ अकेले कर सकते स्टूडेंट्स, ना मैं अकेले कर सकते, हम और आप एक दूसरे के पूरक हैं, ओके स्टूडेंट्स। टीम का यही मतलब होता है, कोई गोलकीपर होता है तो कोई खिलाड़ी होता है, कोई बैट्समैन होता है तो कोई गेंदबाज होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही हम टीम वर्क करेंगे और उन बुलंदियों को छुएंगे स्टूडेंट्स जो आज तक हमने प्राप्त नहीं की है। और जब स्टूडेंट्स आप उन बुलंदियों को छुओगे तो उनका एहसास आपको एक अलग ही तरह का होगा। मैं समझता हूँ जब आप ऑफिसर बनेंगे, जब बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे बनेंगे, आप बहुत बड़े बड़े टेक्नीशियन बनेंगे, उस चीज़ को स्टूडेंट्स मैं भी महसूस करूँगा। कई स्टूडेंट्स हैं मेरे स्टूडेंट जो बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर, तो मुझे उन्हें गौरवान्वित देश और विदेश में, ओके स्टूडेंट्स। तो मैं चाहता हूँ एट प्रेजेंट टाइम में भी हम ऐसा ही कमाल करके दिखाएं, ओके स्टूडेंट्स।
बेस्ट ऑफ लक।